आज हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करेंगे। पहले मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। मैथ के 1 से 40 तक हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया है कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट समझिए कि हमारे इधर बहुत सुबह शाम मतलब ऐसे एरिया में मेरा घर है जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करने का कष्ट करना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि देखो कह रहा है कि एक सिक्का जिसका व्यास जो है वो है 2 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि की माप होगी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि सिक्के की त्रिज्या कितना होगा। अगर यहाँ से त्रिज्या r बराबर व्यास की आधा होगी तो 2/2 हो जाएगी, यानी कि व्यास 2 है तो 2 का आधा मतलब 1, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सिक्का गोल गोल सिक्का होता है ना, तो गोल मतलब एक प्रकार से वृत्त की तरह, तो वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि चाहे कहो सिक्के की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पे मान रख दो 2 × पाई इंटू r की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 2π और 1 का 1 हो जाएगा, तो इसलिए सिक्के की परिधि कितनी हो जाएगी 2π। ठीक, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि a³ + b³ का प्रसार क्या होगा। तो इसका फार्मूला आप लोग को पता है कि a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a² - ab + b², यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक समीकरण दिया है, कह रहा है इसमें से x की वैल्यू फाइंड करिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इधर से और इधर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो पानते हैं यहाँ हो जाएगा कितना 15x + का 5 × 20 बराबर, इसको इधर से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 दूनी 4 यानी कि -4, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 6 = 12, तो 12x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आप लिखिए 15x माइनस का ये इधर आ जाएगा तो 12x = -4, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 3x = ये कितना हो जाएगा, ये जो है ये माइनस है इधर देखो, ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये इधर 20 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिए यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 20 × 4 = 24, तो -24, 3 से कट कर हुए 3/24, x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5 बार 1 लिखा, उसका कह रहा है स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो इसका एक रूल होता है, अगर 1 का स्क्वायर तो जितनी बार दिया है 1 2 3 4 5 बार दिया है तो आप 5 तक 1 से लेके 5 तक गिनती गिनिए 1 2 3 4 5, फिर इसी को उल्टा लिख दीजिए। 5 के बाद क्या आता है 4 3 2 1, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला होता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है, उस जीवा की माप होगी। तो देखो यहाँ पे जो है, अगर यहाँ से देखें कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो एक वृत्त बना लो। ठीक, और वृत्त में 5 सेंटीमीटर मान लो यहाँ केंद्र वो है। ठीक है, और कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड एक कोई भी मान लीजिए, तो ये मान लीजिए यहाँ से ये कितना 5 सेंटीमीटर, और फिर एक जीवा क्या है केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ से कह रहा है जीवा पर ये रेखाखंड कितना है 4 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा होगा, चाहे पाइथागोरस प्रमेय ना लगाइए आप, ट्रिपलेट रूल होता है एक, उसको याद रखिए। अगर यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 है, कोई भी 2 मिलता है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ है 4 यहाँ है 5, तो यहाँ ऑलरेडी 3 हो जाएगा। ठीक, 3 ये वो मान लीजिए केंद्र। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 3 दिया होता तब भी 5 हो जाता है यहाँ, और अगर यहाँ पे 5 3 है तो 4, अगर यहाँ पे जो है 4 3 दिया होता तो 5। ये ट्रिपलेट रूल होता है, ये आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे कि क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 25 - 16 यानी कि √9 यानी 3 बाहर आ जाएगा वैसे भी। तो जीवा की लंबाई पूछा है, यहाँ से इतना जो है 3 है तो इसको भी कितना हो जाएगा, ये भी तो इतना ही हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा।
तो 3 3 6 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो इसका 5th का फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो उसके संगत कोण होते हैं। तो देखो आपको पता है कि अगर कोई भी दो अगर तिर्यक रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं, अगर यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती हैं तो उनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं हमेशा। ठीक, अगर इसको यल मान ले, इसको यम मान ले, ठीक है, तो ये इसको पी मान ले, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर 2 होंगे, मतलब समान होंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10.24 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको देखो, इसको आप रूट में लिख लीजिए, क्या 10.24। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 10 24 लिख दीजिए और 2 दशमलव नीचे आएगा तो आ जाएगा 100। अब ये जो है किसका स्क्वायर होता है, 32 का, और 100 का 10 आ जाएगा, तो 0 हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 3.2, इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 3.2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। तो आपको पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण समान होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बराबर होते हैं। ठीक, फिर कह रहा है किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेंगी उसकी माप होगी। तो आपको पता है कि बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ लिख लीजिए, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक, यहाँ से समझिए, आंतरिक कोण का फार्मूला, ठीक, क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री और बटे का n। तो यहाँ षटभुज के लिए, षट मतलब 6, तो n बराबर 6 हो जाएगा, तो यहाँ रख दीजिए। देखो n का मान 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 - 2 गुणे 180 बटे n बराबर 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुणे 180 बटे 6, 6 त्रिक 18, 3 3 चौक 12 यानी कि 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कोण पूछा है, उसकी माप होगी, तो कोण क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा, क्योंकि कह रहा है किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप होगी। तो कोण अब क्या हो जाएगा, 120 बटे 2, 2 छक 12 मतलब 60 डिग्री। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 60। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसका बहुत सिंपल है, ये है क्या, ये दिया है P मूलधन, ठीक, प्रिंसिपल, और ब्याज की दर क्या है, R बराबर 10%, और फिर समय कितना दिया रहा है, 1 वर्ष, T बराबर 1 वर्ष। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला क्या होता है, P, ये याद होना चाहिए, 1 + R/100 की पावर n और -1, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे P कितना दिया है, ये देखिए 5,000 दिया है, तो हो जाएगा 5,000, यहाँ पे हो जाएगा 1 + R कितना दिया है, 10 बटे 100 और की पावर 1, ठीक, और -1, क्योंकि 1 साल के लिए पूछा है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, चाहे देख लीजिए। देखो 500 मतलब 5,000 गुणे यहाँ 100, देखो 100 कम 100 110, ठीक, 110 बटे 100 और फिर 110 बटे 100, देखो 100 1 कम 100, ठीक, और 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, 110 बटे 100 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक,
तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टोटल आ जाएगा जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ 5000 और फिर हो जाएगा ये कितना, 100 एकम 100 और एक 10, 110/100 की पावर 1 - 1। अब इसको कितना हो जाएगा 5000 और ये कितना होगा, 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 11/10 माइनस का 1। ठीक, अब देखो 5000 गुणे ये क्या हो जाएगा, 11 - 10/10। यहाँ से 0 कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 500 गुणे 11 में से 10 गया, कितना बचा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 500, ये 500 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 500, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही होगा 500। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो कह रहा है कि यदि 2 की पावर 2x प्लस, ठीक, 2 = 2 की पावर 3x - 1, तो x की वैल्यू बताइए। तो देखो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये आधार समान है तो ये भी घातें समान हो जाएंगी, 2x + 2 = 3x - 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 और ये 1 को इधर ले आओ तो +1 = 3x - 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, = 3x - 2x x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, इसीलिए कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर, ये 3 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, ये देखिए कह रहा है कि आकृति में x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360, और 3 कोण दिए हैं तो सबको जोड़ के 360 के बराबर कर दो। तो यहाँ देखो देखो यहाँ पे दिया है 50, तो लिख लो 50 प्लस कितना दिया 130, 50 लिख लिया 130, और फिर प्लस 120, और फोर्थ वाले कोण को x लिखा है, बराबर किसका, कितने बराबर हो जाएगा 360। ठीक, अब इन तीनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 300। ठीक, और प्लस x = 360। अब x बराबर क्या हो जाएगा 360 - 300 मतलब 60 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट को क्या कहते हैं। तो हमको आपको पता है कि जो रेटेड मूल्य पर दिए गए छूट को क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, डिस्काउंट मतलब बट्टा होगा। ठीक, अगला देखो इसमें दिया है 14 नंबर का क्वेश्चन कि a की पावर 4 × a की पावर 3 मतलब a³ का मान है। तो यहाँ पे देखो a की पावर दिया है 4 और एक यहाँ दिया है 3, और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 4 3 7 हो जाएगा, यानी a की पावर 7 हो जाएगा, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 31 का घनमूल क्या है। तो अगर 13 31 का आप घनमूल निकालेंगे, ये के जो है 11 का क्यूब है, तो अगर हम इसको क्यूब निकाल मतलब हो जाएगा 3, 13 31 को ऐसे कर दीजिए, फिर इसको क्या लिख सकते हो, इसका मतलब होता है जितनी इसको उस संख्या को जितनी बार लिखो, जितना यहाँ लिखा हो, तो ये 11 × 11 × 11, 11 ग्रहम से कैसे ग्रहम 13 31 होता है। अब जब इसका घनमूल निकालोगे तो हो जाएगा 11, तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बैंक में निश्चित समय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तब इसे कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सावधि जमा खाता। अगला क्वेश्चन है कि 7x² + 48xy - 7y² का गुणनखंड होगा। तो देखो यहाँ पे अगर इतना लिखा है, अब इसको आप क्या करो, यहाँ पे हो जाएगा 7x² और इसको लिख लीजिए 49, इसको लिखिए 49xy और फिर यहाँ माइनस का xy कर दीजिए। ठीक, तो अगर हम 49 में से एक xy जाएंगे तो यहाँ 48 की जगह पे इतना लिख दीजिए। ठीक, और -7y² हो जाएगा। अब यहाँ पे 7x
कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, देखो यहाँ से जो है y चला जाएगा, जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस 7 7 49 यानी कि 7y हो जाएगा। और यहाँ से -y कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 7y। अब क्या हो जाएगा, ये व्यंजक क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, एक तो हो जाएगा 7x मतलब हो जाएगा 7x माइनस का y, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 7y। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा x प्लस 7y और x माइनस 7y। अगला क्वेश्चन है, कह रहा नीचे दिए गए आयत में x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी आयत के विकर्णों की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, ये वाला विकर्ण इसे बोलते हैं, ठीक। ये क्या है, इस आयत की विकर्ण। तो अगर विकर्ण की लंबाई बराबर है तो 4x बराबर 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x बराबर 40। तो ये 4 एक कम 4 10, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा 18। ये वाला इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 आ जाएगी, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 240 1 की पावर 1/4 गुणे 81 की पावर 1/4 है, तो कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ 200, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है 240 1 मतलब 2401 की पावर कितना दिया है 1/4 और गुणे कितना दिया है 81 की पावर 1/4। और अगर हम यहाँ ये किसका है मतलब 2401 जो है ये 7 7 49 सत्ते मतलब 7 7 49 49 गुणे 49 करोगे यानी कि 7 की पावर 4 7 की पावर 4 हो जाएगा। और गुणे 81 को 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दिया 81, तो 3 की पावर 4 यहाँ 1/4। अब यहाँ से 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ से 4 4 कट जाएगा, हो जाएगा 7 गुणे 3, तो हो जाएगा 7 त्रिक 21। इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन है। तो पहले मान लो कि माना त्रिभुज के कोण, इसको मान लो 2x, इसको 4x और इसको 3x, ठीक। अब यहाँ पे इसमें से सबसे छोटा तो यही है ना 2x। तो त्रिभुज के आपको पता है कि त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180, तो सबको जोड़ के 180 कर दीजिए। 2x प्लस का 4x और प्लस का 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी देखो 3 3 2 5 5 4 9 9x बराबर क्या हो जाएगा 180, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। और सबसे छोटा कोण कौन सा है 2x, तो 2 इंटू x की वैल्यू 20 यानी कि 20 दूना 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। अगला कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से तीसरी संख्या चौथी संख्या से और पहली संख्या दूसरी से संबंधित है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या को हाँ सही है, ठीक है। फिर देखो इधर, तो इसमें देखिए यहाँ पे 7 दिया है, अगर हम 7 का क्यूब करें, 7 का क्यूब और 7 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 343, और इसमें से -1 घटाओगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 9 का क्यूब करो तो 9 9 81 9 या 729, और 729 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 728। तो ऐसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 21 96 है और ये किसका 21 97 किसका क्यूब होता है, ये 13 का, 13 त्रेहम मतलब 13 त्रेहम 169 169 त्रेहम 21 कितना हो जाएगा 21 97 -1 करोगे तो 21 कितना आ जाएगा 96, तो ये 13 यहाँ पे आ जाए 13 का क्यूब करने पर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा 13, ठीक। अगला कह रहा है कि एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे मतलब टी और 1 किलोमीटर
ये दूरी हो गई, ठीक है। घंटे में स्कूल पहुंचता है, क्या है, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है, ठीक। फिर कह रहा है स्कूल से वापसी के दौरान वो आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल के चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो उसी समय पर घर पहुंचे। तो पहले यहाँ देखिए, इसको छोटा कर लीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, घर से स्कूल की दूरी कितना कह रहा है जो है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना जाता है, 3/2 घंटे में। तो दूरी निकाल लो यहाँ पे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 चाल गुणे क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो हो जाएगा 3/2 गुणे कितना हो जाएगा, ये 8, 2 चौक 8, तो नीचे 8 थे 12, यहाँ 12 किलोमीटर निकल आएगा, ठीक। अब दूरी अगर निकाला जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल से वापसी के दौरान वो आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसके साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसी समय पर घर पहुंच सके। तो 12 है और वो 1 किलोमीटर रास्ता निकाल देता है, मतलब कम कर देता है। तो 12 में से 1 गया, 12 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर, ठीक। फिर देखो समय निकालो, अगर समय यहाँ से निकालो तो ये 3/2 है और यहाँ पे आधा घंटा कह रहा है, आधे घंटे मतलब माइनस कर दो 1/2, यहाँ से 3 में से 2 गया तो 2/2 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1 घंटे, ठीक। 1 घंटा आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो उसी समय पर घर पहुँच सके। तो उसकी नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल बराबर क्या हो जाएगी, 1 सेकेंड, देखो अगर हम नई चाल देखें हैं, नई चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया है 11, ठीक। तो 11 बटे कितना आया है 1 घंटा, तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि टोटल आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति आवर। अब चाल में कह रहा है कि पहुँच सके ताकि वो उसी समय पर पहुँच सके, कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो चाल में अगर हम प्रतिशत वृद्धि निकालें, चाल में प्रतिशत वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 माइनस कितना आया है, ये जो है वो आधे घंटे में 1 किलोमीटर। देखो 11 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 8 किलोमीटर है ना, तो 11 माइनस हो जाएगा 8 और बटे 8 और गुणे का 100, ठीक। अब यहाँ 11 में से 8 गया, 3 बटे हो जाएगा 8 और गुणे का 100। अब यहाँ से कट, अगर इसको 311 मतलब 8 से 300 को भाग करोगे तो आ जाएगा 37.5%, इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 22 का पहला हो जाएगा 37.5%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 3 वेन आरेख दिए गए हैं, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। देखो यहाँ माता है, यहाँ बहन है, स्त्री है। तो अगर वेन आरेख माता बहन और स्त्री का सर्वोत्तम देखा जाए अच्छा सा, तो देखो इसमें से हो जाएगा कौन सा, और देख लें इधर, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ठीक है, सबसे उसके लिए बेहतर है। देखो अगर हम इसको स्त्री मान लें, बड़े वाले को, ठीक, ये स्त्री में ये माता भी हो सकती है, ठीक है, माता, और इसको मान लें बहन, ठीक, तो ये सूटेबल रहेगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कह रहा उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है। तो देखो इसमें से ढूंढो, तो देखो अगर हम थर्ड वाला है ये हमको भिन्न लग रहा है, क्योंकि जो 42 है ये एक भाज्य संख्या है और सब क्या है,
अभाज्य संख्या, 31 अभाज्य, 37 अभाज्य, बाकी ये 42 भाज्य है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड वाला। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। कह रहा है देखो शेर, बिल्ली, तो भेड़िया का क्या मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखो जिस प्रकार शेर बिल्ली का प्रजाति है उसी प्रकार भेड़िया जो है कुत्ता का प्रजाति है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा है यदि PQ। एक तो मेरे घर में इतना कलह होता है कि कहीं भी मैं बाथरूम में ले जाती हूँ पढ़ने के लिए, वीडियो बनाती हूँ बैठ के, वहाँ भी शांति नहीं है। रात में पढ़ने सोचो तो इतना कुत्ता भौंकेंगे, पढ़ लेते हैं किसी तरह लेकिन वीडियो नहीं बना पाते हैं। तब एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1000 बार मुझे इसको बंद करना पड़ता है। जब लोग चिल्ला के बंद हो जाते हैं तब मैं ऑन करती हूँ, तब तक वेट करती हूँ। परीक्षा सिर पे है, टेंशन इतना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है यदि PQ बराबर 30 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर है, तो OP की लंबाई कितनी होगी। तो देखो पहले यहाँ पे जो कहा है उसको करते जाओ, ठीक। देखो कह रहा ओ केंद्र वाले वृत्त पर, तो एक कोई वृत्त बना लो, उसका केंद्र O कर दो, ठीक। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई, कोई बाहर एक बिंदु P रख लो, उससे खींची गई एक स्पर्श रेखा PT, एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दो, इसको मान लो P, इसको मान लो T, PT हो गई। कह रहा वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है, जो ये स्पर्श करती है ये वाला पार्ट, इसको मान लो Q स्पर्श करती है। कह रहा PQ बराबर 30 सेंटीमीटर, मतलब P और Q का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ये जो है 3 है, ठीक। अब कह रहा है कि वृत्त का व्यास जो है वो 32, कह रहा है व्यास जो है 32 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर व्यास 32 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो यहाँ से ये केंद्र जो है, केंद्र यहाँ न मानो, तो अगर व्यास 16 है तो ये त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। व्यास मतलब कह रहा है कि 32 है, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा 2, 2 16 हम 32, तो 16 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये 16 मान लो, तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ये 0, तो ये 16 हो गया। अब कह रहा है कि तो OP की लंबाई, OP मतलब ये मान लो O हो गया और ये P, तो ये वाला लंबाई पूछ रहा है। तो देखो ये 30 दिया है, ये 16 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होना चाहिए, तो ये 34 हो जाएगा। चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। देखो 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया और 16 का स्क्वायर 16 16 256, और 900 256 को जब ऐड करोगे रूट के अंदर तो हो जाएगा 1156, और रूट 1156 को बाहर निकालोगे तो ये 34 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए OP बराबर हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड 34 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का आधार BC बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित करता है कि BD DC के आधे के बराबर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का, देखो कह रहा है कि एक त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज ABC, ठीक है, एक त्रिभुज ABC, तो अगर हम इसको मान लें A, इसको B और इसको C, कह रहा आधार BC बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित करता है कि BD DC के आधे के बराबर भाग हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम D कर दें और यहाँ पे E, तो इसका क्षेत्रफल, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि BD बराबर DE बराबर EC, यहाँ पे देखो BD DE और EC सब बराबर हैं। तो अगर हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल देखें, देखो ADC
इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, कह रहा है ADC के क्षेत्रफल, EC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ADC का, देखो ADC का क्षेत्रफल अगर निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ठीक, कितने 2/3 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 2 है और टोटल 3 है, तो 2/3 3, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3/2, यहाँ पे अगर हम निकाल लें हाँ त्रिभुज ABC का ये वाला क्षेत्रफल, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इतने बराबर। अगर यहाँ पे करें तो हो जाएगा क्या, ये उलट जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, 3/2 ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। यहाँ से इसको हटा दो, इतने बराबर, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 3/2, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है यदि MARCH मार्च को कह रहा है कि HMCAR के रूप में कोडित किया जाता है, तो कह रहा है अप्रैल को कैसे कोडित करेंगे। तो देखो यम का होता है 1 और ए का होता है 2, ठीक, और आर का होता है 3, सी का होता है 4 और एच का होता है 5, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच का होता है 5, यम का होता है 1 और सी का होता है 4, और यहाँ पे ए का मान होता है 2 और आर का 3, ठीक। कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या करा गया है, जो यहाँ 5वें स्थान पे है वो यहाँ पहले पे हो गया, फिर देखो जो यहाँ चौथे स्थान पर है यहाँ पे मतलब सी हो गया इसका, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको लिखो, जैसे यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, इसको क्या करा गया है 5 1 4 2 3, तो ऐसे ही इसको लिख दीजिए, ए का 1 मान लीजिए, 2 3 4 5। अब इसी कोड भाषा में लिखिए 51 42, देखो 51 42 3 के, तो 5वें जगह पे क्या है यल, तो यल लिख दीजिए। 1 की जगह पे क्या है ए लिख दीजिए। 4 की जगह पे क्या है, 4 की जगह पे आई लिख दीजिए। 2 की जगह पे पी रख दीजिए, और 3 की जगह पे आर, तो ये लिख दीजिए LAIPR, LAIPR हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, थर्ड में। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि शीतल 25 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। कितना चलती है, 25 किलोमीटर। आपको पता है कि देखो ये उत्तर, दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो देखो यहाँ पे कह रहा शीतल 25 मीटर जो है पूर्व की ओर, पूर्व मतलब उधर साइड में चलती है, पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। कितना चलती है, पूर्व की तरफ। तो यहाँ पे मान लो यहाँ से इधर को चलती है, कितना चलती है 25 मीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर चलती है। कह रही है उसके बाद वो जो है दाईं ओर मुड़ती है तथा 25 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है 25 मीटर। मान लो यहाँ मुड़ती है और ये 25 मीटर चलती है, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। कितना मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है और चलती है 40 मीटर, ठीक। तो ये 40 मीटर। इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़कर ये 25 मीटर चलती है, ठीक। फिर अंत में वो बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अंत में वो मुड़ के दाईं ओर मुड़ के जो है 10 मीटर चलती है, ठीक। करा शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो देखो ये इतना दिया है 25 और ये इतना दिया है 40। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 40 में से 25 घटा दें। अगर हम 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो यानी कि इतना टोटल कितना होगा, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा 25। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च के बाद परंतु 20 मार्च से पहले है।
जबकि बी को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 18 मार्च के बाद परंतु 22 मार्च से पहले है। दोनों को सही मानते हुए नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति संभवतः किस तिथि को हुई है। तो इसका अगर हम लगाएं, देखो ए के अनुसार, ठीक है, ए के अनुसार कह रहा है कि पी की नौकरी जो है 17 मार्च के बाद परंतु क्या है 20 मार्च के पहले, 20 मार्च के पहले यानी 18 या 19 मार्च को, ठीक, 18 या 19 मार्च, 18 या 19 मार्च। और कह रहा है बी को याद है बी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी की पहली नियुक्ति जो है, पी की पहली नियुक्ति 18 मार्च के बाद परंतु 22 मार्च के पहले यानी 19, 20, 21 कर सकते हैं, 19, 20, 21 मार्च, ठीक, यहाँ मार्च लिख दीजिए। तो ए और बी के दोनों को अगर सही मानते हुए पी की पहली नियुक्ति देखा जाए तो इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, तो इसीलिए 19 मार्च को हुई। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 19 मार्च। फिर अगला है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 13 है, 13 में +1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में +4 करेंगे तो 14 में अगर +4 करेंगे तो +4 करेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, 18 में +2 करेंगे तो 20, और 20 में +3 करेंगे तो 23, तो 23 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, 24, 26, यहाँ 26 आ जाएगा, और 26 में +2 करेंगे तो 28, और 28 में +4 करेंगे तो 32, तो इसीलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है जी का अर्थ बोला है कि जोड़, जी बराबर जोड़, एच बराबर क्या बोला है गुणे, जे बराबर बोला है माइनस, के बराबर बोला है क्या डिवाइड। तो अब इसको मान निकालिए, देखो 125 है, यहाँ दिया 125 जे का मतलब क्या है माइनस, तो 125 यहाँ पे कर दीजिए माइनस 110, के का मान क्या है, के का मान है भाग, तो भागे ये हो जाएगा 5, और इसका मतलब क्या है +7 × 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 125 माइनस हो जाएगा 22 और +14 यानी 117, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² के निम्न के लिए निम्न में से कौन सा मान्य है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, देखो अगर हम a + b का होल स्क्वायर बराबर, देखो इधर अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b²। अगर इसमें क्या करें कि ए बी की अनंत संख्या के लिए ये सत्य हो सकता है, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ये वाला। अगला कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो यहाँ पे आएगा प्रश्नवाचक के चिन्ह पे। तो अगर हम ई में +3 करें तो एच हो जाएगा, आई में -3 करें तो हो जाएगा एफ, और ओ में +3 करें तो हो जाएगा आर, और आर में -3 करें तो हो जाएगा ओ। इसी तरह हम जे में जब +3 करेंगे +3 तो हो जाएगा यम, यल में -3 करेंगे तो हो जाएगा आई, क्यू में +3 करेंगे तो हो जाएगा टी, डब्ल्यू में -3 करेंगे तो टी। सीक्वेंस एक प्लस एक माइनस का हो रहा है, मतलब +3 +- का, तो इसीलिए EMITT हो जाएगा, EMITT फार्मूला मतलब कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। अगला कह रहा है कितने दरवाजे मछली हैं, इसमें क्या है
कितने दरवाजे मछली हैं। तो देखो ये कार इतना हो गया। तो देखो वैसे दरवाजे ढूंढो जो मछली हैं, वैसे दरवाजे, ठीक, ये दरवाजे जो मछली हैं, मछली वाला क्या है इतना। तो कह रहा है वैसे दरवाजे, कह रहा है दरवाजे जो मछली हैं, तो इसमें से एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। और इसको नहीं लेना है केवल दरवाजे को, दोनों जो हो तो दोनों यही हो जाएगा। अगर 9 7 लेंगे तो ये दरवाज़ा नहीं है, तो इसलिए 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला है, कह रहा है कि कह रहा है कि 7 व्यक्ति MNOPQR तथा यस एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं। कह रहा है कि MNOPQRS तथा MNOPQR तथा यस सीढ़ी R तथा यस एक सीढ़ी पर एक के बाद, कह रहा है एक के ऊपर एक बैठे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो देखो सीढ़ी बना लो, सीढ़ी कुछ ऐसे बनती है, ठीक, बना दीजिए। कितने, 1 2 3 4 5 6 7। देखो एक मान भी 7, ठीक है। अभी देखो कह रहा है कि केवल 4 व्यक्ति O तथा R के मध्य हैं। तो एक बना लो यहाँ पे, मान लो R, और इधर बना लो, देखो 4, मतलब एक यहाँ, 1 2 3 4, 4 लोग को छोड़ दो। तो यहाँ पे O, इसके मध्य में 4 लोग बैठे, 1 2 3 4। अब पता नहीं कौन लोग बैठे हैं, ठीक है। O और R के मध्य बैठे हैं कौन, 4 लोग। कह रहा केवल 2 व्यक्ति N M के मध्य बैठे हैं। 2 व्यक्ति जो है N और M के मध्य बैठे हैं। तो यहाँ R है, तो R के बाद में एक खाली कर दो, तो यहाँ पे रख दो M, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा N, ठीक। अब देखो करा M Q के ठीक ऊपर बैठा है। M जो है बैठा किसके, Q के ऊपर। तो यहाँ मान लो Q, ठीक, Q के ऊपर बैठा है। करा O M के नीचे बैठा है। O जो है O किसके नीचे बैठा है, O M के नीचे बैठा है। तो M कहाँ है, यहाँ पे मान लो O, ठीक, सही है। तो O M के नीचे बैठा है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ व्यक्ति M और N, M और N के बीच बैठे हैं, ठीक। सिर्फ 2 व्यक्ति, कौन कौन, R, और यहाँ पे 2 व्यक्ति जो हैं, सिर्फ 2 व्यक्ति M और N के बीच बैठे हैं। तो अगर इस चित्र को देखा जाए तो P, ठीक है, P और S, P S। तो अगर हम यहाँ पे देखो ये वाला जो है इधर, यहाँ पे अगर हम इसको S या P कुछ भी मान लें, ठीक, या तो एक स्थान यहाँ खाली है, इसको मान लें P या S, यही दोनों जगह हो सकते हैं। तो अगर चित्र को देखा जाए यहाँ पे, तो P तथा S के मध्य, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसके अनुसार देखा जाए तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड, 2 व्यक्ति केवल, ठीक। क्या पूछा क्या था, देखो नीचे दिया है MN के ऊपर, कह रहा P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे। तो P S के मध्य केवल, चाहे यहाँ रखो तब भी इसके नीचे 2, मतलब टोटल 2 व्यक्ति। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan 45 माइनस tan 30 अपान 1 प्लस tan 45 मतलब इंटू tan 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे tan 50 का मान, इसका मान होता है 1, माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 इंटू 1/√3। इसको सॉल्व करें, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बटे √3 अपान ये हो जाएगा, और जो है हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3। ये कट जाएगा, हो जाएगा ये √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। अगर यहाँ पे क्या कर दें, इसका इधर हो जाएगा, स्क्वायर कर दें,
देखो अगर संयुग्मी में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1, ठीक, और ये हो जाएगा √3 - 1। तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर अपान √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 √3 अपान 2। ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 - 2 √3 अपान का 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 - 2 कॉमन लोगे तो 2 2 दूनी 4, 2 - √3 अपान का 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 - √3। तो इसका आंसर 2 - √3 यानी कि सेकेंड ऑप्शन कहाँ है, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा, ये सेकंड। फिर अगला कह रहा है कि कह रहा है 4 अक्षर दिए गए हैं, कह रहा है जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे S है, S में -1 करोगे तो R, R में -1 करोगे तो Q, Q में -1 करोगे तो P। ऐसे अगर N का देखा, N में -1 करोगे तो M, M में -1 करोगे तो L, L में -1 करोगे तो K। ऐसे X में करो, अगर हम यहाँ पे X वाला करें, X में -1 करोगे तो W, ठीक, और W में -1 करोगे तो V, लेकिन B में -2 करोगे तब T आएगा, इसलिए A असंगत हो जाएगा, ठीक। थर्ड वाला मतलब 38 का थर्ड। अगला कह रहा है ABCDEF G और EH में से जो है EH G का पिता है, ठीक। कह रहा है EH जो है, EH पिता है किसका, EH पिता है G का। कह रहा है G F का इकलौता भाई है, G जो है F का भाई है, G भाई है किसका, F का इकलौता भाई है, ठीक। G F का इकलौता भाई है। कह रहा है F जो है E की इकलौती ननद है, F जो है E की इकलौती ननद, ये F की ननद हो गई। कह रहा है E D की माँ है, E जो है D की माँ है, चलो E मान लो यहाँ पे, E माँ है किसकी, E माँ है किसकी, D की। कह रहा है D C का भाई है, D भाई है किसका, C का, ठीक। कह रहा है B EH का पिता है, B पिता है किसका, EH का, B जो है EH का पिता है। और कह रहा है कि पिता है वह, B जो है A का पति है, A का पति है। कह रहा है F अविवाहित है, ठीक, F जो है अविवाहित है। तो C का A से क्या संबंध है, C का A से क्या संबंध है, ठीक। तो C का A से क्या संबंध है, क्या कहा था अभी, जो है यहाँ पे कहा था C, कह रहा है D C का भाई है, D जो है C का भाई है, ठीक, D भाई है C का। और कह रहा है B, तो ये कौन हो जाएगा बताओ, C का कौन हो जाएगा, देखो A B की पत्नी हो जाएगी, ठीक है, A B की पत्नी है, इसलिए क्या हो जाएगा, A जो है वो H की माँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे B जो है B EH का पिता है, ठीक। चूँकि H जो है G का पिता है, ठीक, और G जो है A का, G A के बेटे का बेटा हो गया। अगर हम G को देखें, G जो है वो EF का इकलौता भाई है और F जो है E की इकलौती ननद हो गई, यानी G E का पति है, G जो है वो पति है किसका, E का, ठीक, E का पति है। और E जो है
और ई डी और सी की माँ है। ई जो है ठीक, ई जो है डी और सी की माँ है, ठीक। और जो जी है वो डी और सी का पिता है। डी और सी का पिता कौन है? जी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सी जो है ये सी ए का, ठीक है, ए के बेटे का बेटा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला, बेटे का बेटा हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है, यहाँ पे दिया है यदि प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या दिया है? डिवाइड। और क्या कह रहा है? माइनस को कह रहा है प्लस, फिर क्या कह रहा है? इनटू को कह रहा है माइनस, और डिवाइड को कह रहा है इनटू। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, देखो यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 20, यहाँ पे इतना हो जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे देखो 20, और यहाँ पे इनटू को बोला है क्या? इनटू को बोला है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर 18, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 6, इसको 2 ते 6, तो यहाँ पे कर दो। अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 गुणे 2 हो जाएगा, इसको कट ना करो भी। यहाँ पे दिया है देखो 6/2, और बटे को क्या बोला है? इनटू, तो हो जाएगा 6 गुणे 2, और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा प्लस की जगह डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 5 + 2, ठीक। और इनटू, ये बटे में 1 है तो इनटू का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे जाएगा 2, ठीक है, 2 + का 12, और फिर यहाँ पे डिवाइड 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 14 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 14 गुणे 1/7, यानी कि 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ गया क्या? सामान्य जागरूकता, मतलब सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और जो है सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। तो देखो पहला क्वेश्चन 41 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10वें आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। देखो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के 1 में अनुच्छेद 51(1) में जोड़ा गया था। इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या को बढ़ाकर 11 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये हो जाएगा फर्स्ट, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ये जो है 1857 के विद्रोह में फैजाबाद के प्रसिद्ध मौलवी जो अहमदुल्लाह शाह अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन के रूप में जाने जाते हैं। वे अपनी शक्ति एवं साहस के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री। 1857 यहाँ पे अगर देखा जाए, एक सेकंड, कौन हो जाएगा मुख्यमंत्री? देखिए अगर हम अनुच्छेद 154 के अनुसार देखें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वो उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ मंत्रियों के जो माध्यम से करता है। राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अल्मेडा। देखो इसका अगर हम देखें तो जो भारत में यूरोप व्यापारिक कंपनियों के आगमन के दौरान सन 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अल्मेडा ने जो है टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन है
कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो ये हो जाएगा सेकंड, एडवोकेट जनरल। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, वो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इस तरह वो भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, मोहम्मद रजा खान को। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया तथा बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मतलब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगर बात करें तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन वर्णित है, जिसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग एक रॉयल कमीशन था जो ब्रिटेन की महारानी द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद नियुक्त किया गया। इसकी नियुक्ति भारतीय फौज या सेना के नव संगठन की जांच के लिए 12 प्रश्नों के साथ नियुक्त किया गया। इसका कार्यकाल 1858 से लेकर 1863 ईस्वी तक था। फिर अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में स्थित है। यह दक्षिणी दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी छोर पर स्थित मुख्य प्रवेश द्वार है। ये भारत में जो है मेहराब और वास्तविक गुंबदों के उपयोग का सबसे पहला उदाहरण है। अलाई दरवाज़ा पर सेल्जुक कला का स्पष्ट प्रभाव भी दिखता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मैसूर। देखो, जो श्रीरंगपट्टनम मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित मांड्या जिले का एक शहर है। द्वीप शहर श्रीरंगपट्टनम के स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इस शहर का नाम रंगनाथ स्वामी मंदिर से लिया गया है, जो शहर पर हावी है। यह दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव केंद्रों में से एक है। श्रीरंगपट्टनम हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर की वास्तविक राजधानी बन गई। 18 मार्च 1792 को हस्ताक्षरित श्रीरंगपट्टनम की संधि ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। श्रीरंगपट्टनम ने 1799 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के टीपू सुल्तान के बीच लड़ी गई अंतिम और निर्णायक जो है लड़ाई का दृश्य था। अगला क्वेश्चन है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा भारतीय विद्या भवन। अगर हम बात करें तो के.एम. मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे। इस संस्था की स्थापना जो है वो 7 नवंबर 1938 ईस्वी को महात्मा गांधी के आशीर्वाद से जो है की गई थी। डॉक्टर मुंशी ने भवन को जो है एडवेंचर इन फेथ के रूप में देखा, जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य में विश्वास रखता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकोट ने जो है न्यूयॉर्क में की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को कोलकाता में प्रोफेसर PC महालनोबिस द्वारा की गई। इंडियन स्कूल ऑफ माइनेंस की स्थापना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 9 दिसंबर 1926 को की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूरा विश्व
जो है होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो ये हो जाएगा जो है इसका, फिर से देखते हैं इधर, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मतलब जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगर हम इसकी बात करें तो होलोकास्ट जो है वो दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी के समय इतिहास में एक अवधि थी जिसके दौरान लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। हत्याएं हैं वो जर्मनी की नाजी पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका नेतृत्व जो है एडॉल्फ हिटलर ने किया था। होलोकास्ट नरसंहार का एक उदाहरण है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP के लिए नाजी संक्षिप्त जो है नाम है। 1921 में एडॉल्फ हिटलर नामक एक व्यक्ति पार्टी का नेता बन गया। 1934 में जब जर्मन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग का निधन हुआ तो हिटलर ने खुद को जो है फुहरर या जर्मनी का सर्वोच्च नेता घोषित किया। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये है शारदा अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई थी, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों की उम्र जो है 21 कर दिया गया था। इस अधिनियम को इसके प्रयोजक हरविलास शारदा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने जो है 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। वो पहली बार 1876 में भारतीयों के लिए भारत के रूप में स्वराज का आह्वान किए थे। बाद में लोकमान्य तिलक ने उन्हें अपना लिया। दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत महर्षि दयानंद ने की थी। पहला DAV हाई स्कूल 1 जून 1886 को लाहौर में लाला हंसराज के साथ उसके हेडमास्टर के रूप में स्थापित किया गया। वो ईश्वर अवतार का सिद्धांत और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा और सती आदि प्रथा का घोर विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश जो है, रत्नमाला जो है, संकार विधि, भारती निवारण आदि पुस्तकें लिखी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वो मूल रूप से किस देश के थे? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का ग्रीक राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मौर्य के दरबार में था। उनकी पुस्तक जो है इंडिका मौर्यों के लिए सभी विदेशी विवरणों से सबसे अग्रणी है। मेगास्थनीज के बाद भारतीय दरबार में क्वेश्चन, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वो मूल रूप से किस देश के थे? तो ये हो जाएगा ग्रीस के। अगर हम बात करें मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का ग्रीक राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उनकी पुस्तक इंडिका मौर्यों के लिए सभी विदेशी विवरणों से सबसे अग्रणी है। मेगास्थनीज के बाद भारतीय दरबार में अन्य यूनानी दूत जाने जाते हैं, जैसे बिंदुसार के राजदूत के रूप में जो है डिमाकस और अशोक के राजदूत के रूप में डायोनीसियस था। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये हो जाएगा जो है किसके, लंदन हो जाएगा। अगर ग्रीनविच दक्षिण पूर्व लंदन का एक प्रसिद्ध समुद्री जिला है और ग्रीनविच मीन टाइम GMT पृथ्वी के 0 डिग्री लाइन देशांतर या मध्याह्न रेखा पर मापा जाने वाला समय है। 1884 ईस्वी में ग्रीनविच मेरिडियन को विश्व के प्रधान मेरिडियन के रूप में अनुशंसित किया गया था। यह सिफारिश इस तर्क पर आधारित थी कि ग्रीनविच को देशांतर 0 के रूप में नामित करने से सबसे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। अगला है कि चोल नायकल, कुरुम्बा, कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह हैं? तो ये हो जाएगा जो है केरल।
अगर चेल नाइकल दक्षिणी केरल राज्य विशेष रूप से जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क में निवास करते हैं। ये जो चोल नाइकल भाषा बोलते थे कुरुम्बा भारतीय राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में एक अनुसूचित जनजाति है। इस जनजाति का मुख्य देवता भैरव के नाम से भगवान शिव हैं। जो कटुनायकर भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में एक अनुसूचित जनजाति है। जो है कटुनायकर शब्द का अर्थ तमिल और मलयालम जो कटुनायकर शब्द का अर्थ होता है तमिल और मलयालम में जंगल का राजा है। जनजाति के मुख्य देवता भगवान शिव और जाकम्मा भैरव के नाम से है। जो कादर दक्षिण भारत की छोटी संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है, जो केरल राज्य के कोचीन और तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर के बीच पहाड़ी सीमा के किनारे निवास करती है। अगर हम बात करें, कोरगा एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक के उडुपी जिलों और दक्षिण भारत के केरल के कासरगोड जिले में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो उस आरोप क्या हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। इन आरोपों पर जो है सदन के 1/4 सदस्यों जिन्होंने आरोप तय किए थे, इनके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा शिवहर, फिर अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और नवादा। अगर हम बात करें तो बिहार के कम प्रति व्यक्ति आय वाले ज़िले जो हैं वो शिवहर का है 19.6 हज़ार, अररिया का है 20.6 हज़ार, सीतामढ़ी जो है 22.1 हज़ार और पूर्वी चंपारण 22.3 हज़ार, मधुबनी 22.6 हज़ार, सुपौल जो है 22.9 हज़ार, किशनगंज 23.2 हज़ार और नवादा जो है 23.4 हज़ार रुपये है। अगर हम 60वें नंबर का क्वेश्चन देखें तो है आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो ये थर्ड हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है। उन्हें जो है 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जो है राम मनोहर लोहिया और अरोड़ा आसफ अली के साथ चल रहे आंदोलन की कमान संभाली जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के इलाकों, इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देखें तो जो जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1970 के दशक में मध्य में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरोड़ा आसफ अली के साथ चल रहे आंदोलन की कमान संभाली जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के इलाकों में जो है आज़ाद दस्ता स्वतंत्रता ब्रिगेड का जो है गठन किया था। इन्हें जो है गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया गया। कुछ महीनों के बाद उन्हें सितंबर 1943 में एक ट्रेन में यात्रा करते समय पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर माता सीता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। माता सीता
कि 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में भगवती सीता की 108 प्रतिमाएं भी शामिल थीं। प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी जो उनके जीवन दर्शन को व्यक्त करेंगी। भगवती सीता के जीवन दर्शन पर आधारित एक डिजिटल संग्रहालय, शोध संस्थान और अध्ययन केंद्र भी यहाँ बनाया जाएगा। यहाँ तुलसीदास, वाल्मीकि, केवट समेत रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियाँ भी स्थापित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, शराबबंदी से। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों सहित शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। बिहार मद्य निषेध एवं आबकारी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मार्च 2022 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला, अगर हम देखें इस पहला संशोधन के अनुसार देखा जाए तो इस संशोधन के तहत 2016 के मूल कानून में बदलाव करते हुए शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर रिहा करने का प्रावधान किया गया है। तथापि यह अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा कि वह जुर्माने की अदायगी को माफ़ कर दे। फिर दूसरे की बात करें तो साथ ही यदि कोई व्यक्ति शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यदि अस्थायी परिसर से भारी मात्रा में शराब की वसूली होती है तो उसे सील नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे परिसर को कलेक्टर के आदेश से ध्वस्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ USSR का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा कौन सा? बाकू, थर्ड हो जाएगा। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान पूर्व में कैस्पियन सागर, उत्तर में रूस और उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया, पश्चिम में आर्मेनिया और दक्षिण में ईरान से घिरा है। 1920 में देश को अजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य के रूप में सोवियत संघ में शामिल किया गया था। आधुनिक अजरबैजान गणराज्य ने 30 अगस्त 1951 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। बाकू यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग में स्थित है। इसे हवा का झोंका यानी कि हवाओं का शहर या पहाड़ी पर शहर के रूप में से जाना जाता है, पहाड़ी पर शहर के रूप में भी जाना जाता है। बाकू यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसे 1950 में अपनाया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसका रसदार फल विटामिन A, C और D का एक समृद्ध स्रोत है। मुगल सम्राट अकबर ने बिहार के दरभंगा में एक जगह पर 1 लाख आम के पेड़ लगाए, जिसे अब लखी बाग के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ये हो जाएगा फर्स्ट, अरविंद घोष। देखो 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में बढ़ गई, गरम दल एवं नरम दल। गरम दल के नेता प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष। आपको बताते चलें कि 1907 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। अगर बात करें गांधीवादी अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों के आलोक में आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 ईस्वी में द गांधीवादी योजना लिखी, जिसमें उन्होंने छोटी इकाई उत्पादन और कृषि के विस्तार पर जोर दिया। इसकी मूलभूत विशेषता आत्मनिर्भर गांवों और कुटीर उद्योगों के साथ आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है?
ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पंचायत राज प्रणाली से। 73वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 और राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1993 को पारित किया गया तथा 20 अप्रैल 1993 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से 68 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो है 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह संस्था तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे जो है उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का एक नया साल है जिसे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। उगादि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों का नए साल का दिन है। हिंदू त्यौहार गुड़ी पड़वा और उगादि 6 अप्रैल को भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। अगर बात करें लूड़ी सौर कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीने में उगादि और गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है जो रामनवमी तक चलती है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर हम 71 नंबर की बात करें तो गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा लुधियाना में। गुरु आनंद देव पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब में एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2005 को हुई थी। इसका उद्देश्य एकीकृत शिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से पशुओं के उत्पादन, स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देकर समाज की सेवा करना है। अगला क्वेश्चन है खेती का वो रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जीविका कृषि। खेती का निर्वाह कृषि फार्म जिसमें लगभग सभी फसलें या पशुधन उगाए जाते हैं जो किसान और किसान के परिवार को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यदि बिक्री या व्यापार के लिए कोई अधिशेष। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा चाय। अगर रोपण विधि में पौधों को एक बार ज़मीन से निकाल कर फिर उसे खेत में लगाया जाता है तो रोपण फसल नहीं है। क्या है मतलब? रोपण विधि में पौधों को एक बार ज़मीन से निकाल कर, ठीक है, फिर उसे खेत में लगाया जाता है तो रोपण फसल नहीं है। ठीक। अगला है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये हो जाएगा थर्ड कुतुब मीनार परिसर। दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्र नामक एक द्वारा किया गया था जो शायद चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। अब इसे भारत के दिल्ली में महरौली के कुतुब परिसर में रखा गया है। यह स्तंभ निर्माण में प्रयुक्त धाराओं की जंग प्रतिरोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? तो ये हो जाएगा कौन सा? थर्ड सही हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR एक राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक है।
जो 1930 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो जो है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे। उनके सम्मान में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि 182 मीटर ऊंची है, उसका निर्माण किया गया था। उन्हें भारत का स्मारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो ये हो जाएगा ऊधम सिंह। 13 मार्च 1940 ईस्वी को माइकल ओ डायर को ऊधम सिंह ने लंदन में गोली मारी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इस अपराध के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो ये हो जाएगा मसूड़ों में खून निकलना। विटामिन सी एक आवश्यक पोषक तत्व है जिसे इसकी कमी को रोकने के लिए नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। लाल धब्बे, सूजन, मसूड़ों में खून आना विटामिन सी की कमी का एक सामान्य संकेत है। बिना पर्याप्त विटामिन सी मसूड़ा ऊतक कमजोर हो जाता है तथा सूजन और रक्त वाहिकाओं से अधिक आसानी से खून बहने लगता है। विटामिन सी की कमी के उन्नत चरणों में मसूड़े बैंगनी और सड़े हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आखिरकार अस्वास्थ्यकर मसूड़ों और दांतों की कमजोर आंतरिक परत के कारण दांत बाहर गिर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो ये हो जाएगा गर्भवती महिलाएं। जो है प्रसव काल के दौरान महिलाएं एनीमिया के विकास के लिए जो है सबसे अधिक जोखिम वाले मसूड़ों, मतलब फिर से देख लीजिए, जो प्रसव होता है उस समय जो है उसी दौरान महिलाएं एनीमिया के विकास के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले मतलब समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो मासिक धर्म के कारण रक्त की हानि से प्रभावित होती हैं या गर्भावस्था के कारण उनमें हीमोग्लोबिन की आवश्यकता में वृद्धि होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में लोहे से युक्त प्रोटीन अणु है जो फेफड़ों से शरीर तक ऑक्सीजन ले जाता है और सांस छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वापस करता है। कम लाल रक्त कोशिका गिनती और अपर्याप्त हीमोग्लोबिन स्तर एनीमिया की पहचान है। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं एनीमिया का खतरा बढ़ता जाता है। खराब आहार, आंतों के विकार, पुरानी बीमारियों, संक्रमण और अन्य स्थितियों के कारण कई लोगों को एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो ये हो जाएगा कुत्ता। आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को रेबीज फैलाने की सबसे अधिक संभावना है। रेबीज एक घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। रेबीज वायरस आमतौर पर काटने के माध्यम से प्रेषित होता है। और हम बात करें तो रेबीज के पहले लक्षण फ्लू के लक्षणों के समान हो सकते हैं और कुछ दिन तक रह सकते हैं। सभी गर्म रक्त वाले जानवर विशेष रूप से स्तनधारी रेबीज का अधिग्रहण कर सकते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा झील। सतही जल जमीन के ऊपर का कोई भी जल है जिसमें जलधाराएं जो है नदियाँ, झीलें, आर्द्रभूमि, जलाशय और जो है खाड़ियाँ शामिल हैं। खारे पानी होने के बावजूद महासागर को सतह का जल भी माना जाता है। सतही जल यानी कि जल विज्ञान चक्र या जल चक्र में भाग लेता है जिसमें पृथ्वी की सतह से पानी का चलन शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो ये हो जाएगा 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रामसे था। इन्होंने जो है 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इस अवधि के दौरान द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 लड़ा गया एवं संपूर्ण पंजाब को ब्रिटिश प्रशासन में मिलाने से सफल रहा। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में लिया गया। उनके कार्यकाल के दौरान बॉम्बे ठाणे के बीच कुल 34 किलोमीटर या शामिल पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में चली थी। अगला है कह रहा फ्यूज एक विद्युत परिपथ
इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन धारा परिवहन। एक फ्यूज तार एक विद्युत परिपथ की रक्षा करता है क्योंकि यह करंट में अत्यधिक प्रवाह को रोकने में मदद करता है। यदि अधिक करंट है तो यह शॉर्ट सर्किट होने का कारण बनता है और सर्किट को तोड़ता है। फ्यूज हमेशा श्रृंखला में घटक के साथ विद्युत प्रवाह से संरक्षित होने के लिए जुड़ा हुआ है। जब फ्यूज उड़ता है या खुलता है तो यह पूरे सर्किट को खोल देता है और घटक यस के माध्यम से विद्युत प्रवाह को रोक देता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाने और मापने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। गैल्वेनोमीटर का सबसे आम उपयोग एनालॉग मापने वाले उपकरणों के रूप में किया जाता है जिसे एमीटर कहा जाता है। इसका उपयोग विद्युत सर्किट के माध्यम से प्रत्यक्ष विद्युत प्रवाह विद्युत आवेश का प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रज्वलन तापमान। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। दहनशील पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका तापमान उसके प्रज्वलन तापमान से कम हो। कमरे के तापमान पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने दम पर आग नहीं पकड़ते हैं, लेकिन अगर दोनों को थोड़ा सा गर्म किया जाए तो मिट्टी के तेल में आग लगेगी लेकिन लकड़ी में नहीं। इससे ये पता चलता है कि केरोसिन तेल का प्रज्वलन तापमान लकड़ी की तुलना में कम होता है। जिसका केरोसिन का जो प्रज्वलन तापमान है वो लकड़ी की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो ये हो जाएगा संरक्षण। देखो संरक्षण के लिए भोजन में रसायन मिलाया जाता है। बाजार में मिलने वाले ज़्यादातर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक ही शेल्फ लाइफ अलग अलग होती है। यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि हम इन खाद्य पदार्थों में रसायन को संरक्षक के रूप में शामिल करते हैं। कभी कभी खाद्य पदार्थों के भौतिक रूप को सुधारने के लिए भोजन में रसायनों को मिलाया जाता है। रसायन खाद्य पदार्थों में पोषक मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा पहला, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। एक सिंथेटिक डिटर्जेंट साबुन के अलावा कोई भी सिंथेटिक पदार्थ है जो एक प्रभावी परिमार्जक है और यह समान रूप से अच्छी तरह से कठोर या मृदु जल के सतह सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह एक गैर साबुन परिमार्जक है जो एक जलीय सफाई मिश्रण के सतह तनाव को कम करके इसके प्रभाव को बढ़ाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जैसे धोने वाले कपड़े, ईंधन को रोकने के लिए योजक, जैविक अभिकर्मकों, उत्पादों की एक साड़ी में इस्तेमाल किया गया एक साबुन रहित परिमार्जक। अगला क्वेश्चन है यदि खाना जल्दी जल्दी खाया जाए अथवा भली प्रकार नहीं खाया जाए तो हमें अनपच की शिकायत हो जाती है क्योंकि इसका हो जाए आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। देखो यदि खाना जल्दी जल्दी खाया जाए तो अथवा भली प्रकार से नहीं खाया जाए तो अनपच की शिकायत हो जाती है क्योंकि इसके कारण आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारे द्वारा खाया गया भोजन विभिन्न अम्लों द्वारा पचाया जाता है। एक ही अम्ल हमारे द्वारा खाए गए समस्त भोजन को क्यों नहीं विघटित करता है? तो देखो हमारे द्वारा किया गया भोजन जो है विभिन्न अम्लों द्वारा पचाया जाता है क्योंकि भोजन में विभिन्न प्रकार के अवयव एवं पदार्थ तथा अम्लीय, भस्मीय, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि शामिल हैं। इनकी संरचना एवं गुण जो होता है अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है कि राम को अमरूद खाते हुए देख माँ ने उसे नमक लगाकर खाने के लिए कहा क्योंकि नमक लगाकर अमरूद खाने से उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव, हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं एवं यह खाद्य फल सुपाच्य होने लगता है। नमक जो होता है वो सोडियम क्लोराइड है। यह रासायनिक अम्ल है जो कीटाणुओं के लिए जहर का काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से डेंगू की पहचान होती है? तो ये हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मादा
एडीज द्वारा फैलाए गए वायरस के कण। तो अगर हम इसकी बात करें तो डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है और एडीज मच्छर स्वच्छ जल में पनपते और दिन में काटते हैं। रक्त में इनके वायरस फैलकर शरीर के रक्त संचार को बाधित कर देते हैं। अंततः व्यक्ति बीमारी एवं दर्द से परेशान रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोई चमकती चीज़ तीव्र गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है क्योंकि इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अधिक निकटता से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। देखो, कोई चमकती हुई आकाशीय पिंड तीव्र गति से चलती दिखे तो वो उपग्रह हो सकती है क्योंकि ये अधिक निकटता से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं एवं वायुमंडलीय पदार्थों के घर्षण से वे चमक उठती हैं, तभी उनके गुजरने का पता चलता है। जैसे ऐसे आकाशीय पिंडों की चमक जो होती है वो सर्पिलाकार देखी जाती है। फिर है मोटर वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से शहरों में प्रदूषण जो है कम हुआ है क्योंकि जो है सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी स्वच्छ ईंधन है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्रोपेन ब्यूटेन घटकों से निर्मित सिलेंडरों में भरी जाती है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तीव्र गति से ज्वलनशील और उच्च दहन क्षमता वाली होती है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी उबलने लगता है तो क्या हो जाता है? तापमान स्थिर रहता है। उबलते समय पानी का तापमान स्थिर रहता है। किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहते हैं। ताप का निश्चित अंक ही गलनांक है। अगला क्वेश्चन है, अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रखा। तो ये क्या हो जाएगा? ये नज़दीक से मारी गई फूंक की हवा गर्म होती है जो सूजन को कम करती है। देखो, नज़दीक से मारी गई फूंक गर्म हवा होती है जो सूजन को कम करती है, इसलिए टकराने, घर्षण होने या चोट लगने पर अमित की दीदी ने तुरंत दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर फूंक यानी कि भाप मारकर चोटग्रस्त स्थान पर लगा दिया। खेल में अथवा कोई कार्य करने के दौरान ऐसी घटना आम बात है जिसके तत्काल समाधान वाले घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो परंपरागत विज्ञान की देन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत जो है अनुशंसित किया गया है? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 30%। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विज्ञान USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्तनबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा, कितना होना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा थर्ड आंसर, मतलब 1600 से लेकर 2400 कैलोरी। 30 वर्ष से अधिक आयु के स्तनबद्ध पुरुषों और महिलाओं हेतु 1600 से लेकर 2400 कैलोरी। स्तनबद्ध पुरुषों की उम्र, मतलब स्तनबद्ध पुरुषों जिनकी उम्र जो है 14 से 30 वर्ष है, ये 2000 से लेकर 2600 कैलोरी होती है। सक्रिय पुरुष और महिलाओं जो 30 वर्ष से अधिक है वो 2000 से 3000 कैलोरी। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B12। जो हाइपोकोबालमिनेमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 जो है कोबालमिन की कमी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दा है, खासकर बुजुर्गों में। हाइपोकोबालमिनेमिया के मुख्य कारण अपर्याप्त आहार का सेवन और विटामिन का खराब अवशोषण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक यानी कि एलर्जेन के कारण परागज ज्वर होता है? क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक एलर्जेन के कारण जो है परागज ज्वर होता है? तो ये हो जाएगा पराग के कारण। अगर हम बात करें
क्वेश्चन की। तो ये जो है इसको बोलते हैं हे फीवर। बाहरी या घर के अंदर एलर्जी के कारण उत्पन्न हो सकता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण होता है, जैसे कि पराग, धूल के कण या त्वचा के सूक्ष्म अंश और लार, फर या पंख के साथ कुत्तों और अन्य जानवरों द्वारा बहाए जाने वाले लार आदि। हे फीवर एलर्जी के संपर्क में आने के तुरंत बाद होता है, जबकि सामान्य जुकाम वायरस के संपर्क में आने के 1 से 3 दिन बाद होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाह्य मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो ब्रेन स्टेम का निचला आधा हिस्सा है। कार्डियक, श्वसन और वासोमोटर नियंत्रण केंद्र मज्जा में स्थित है। इसका मतलब है कि मेडुला हृदय गति, रक्तचाप, श्वास और शरीर की रक्त वाहिकाओं के आकार को नियंत्रित करता है। यदि मेडुला काम नहीं करे तो व्यक्ति मृत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये हो जाएगा कौन सा, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। वे तंत्रिका आवेगों नामक विद्युत संकेतों को संचारित करते हैं। जो है ग्लियल कोशिकाएं जो है न्यूरॉन्स के लिए सहायता प्रदान करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जो है कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है। तो ये हो जाएगा क्लोरीन। अगर हम बात करें एक पदार्थ जो कीटाणुओं या जीवाणुओं को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं रोगाणुनाशी कहा जाता है। क्लोरीन अधातु है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह स्विमिंग पूल में कीटाणुओं और जीवाणुओं को मारकर पानी को शुद्ध करने में मदद करता है। फिर है बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी मानसून। अब हम अगर बात करें बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व पूर्वी राजस्थान को वर्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगर हम 5 मई 2022 को बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ऋतिक आनंद ने चीन में आयोजित वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में अंडर 19 बॉयज़ डबल और मिक्स्ड डबल में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। तो ये हो जाएगा भागलपुर। प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के भागलपुर में खोला गया है। तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा के बाद जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने वाला बिहार भारत का चौथा राज्य है। पक्षियों के स्रोत और उत्पत्ति को ट्रैक करने के लिए चिप्स के साथ छल्ले उनके पैरों पर लगाए जाते हैं। ये जो है नर्तकी यानी कि जमुई, दरभंगा में जो है कुशेश्वर स्थान, वैशाली में बरैला आर्द्रभूमि और बेगूसराय में कंवर आर्द्रभूमि सहित क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों के आगमन की निगरानी भी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। तो ये हो जाएगा सेकंड, ये होता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर बात करें जुलाई 2021 में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व BTR में 150 गिद्ध देखे गए, जिसने VTR के संरक्षित क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण योजना को प्रेरित किया। BTR में देखे गए 150 गिद्धों में
मिस्र के गिद्ध यानी कि नियोफ्रॉन क्या हो जाएगा, नियोफ्रॉन परकोप्टेरस जो है ग्रीफान गिद्ध, जिप्स फुलवस सफ़ेद दुम वाले गिद्ध यानी कि जिप्स बेंगालेंसिस, और हिमालयन ग्रीफान जिसे बोलते हैं जिप्स हेलाएंसिस शामिल है। बिहार हिमालयी ग्रीफान गिद्धों और उनके आवासों के साथ साथ गिद्धों की अन्य प्रजातियों के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम योजना बना रहा है, जिनकी संख्या घट गई है। अगला क्वेश्चन है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, तो ये हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, थर्ड ऑप्शन। ठीक, क्या हो जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु सुनंदिनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह समाज कल्याण विभाग और बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड का संयुक्त प्रयास है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नकद जो है क्या है, नकद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीकों से परिभाषित करता है। तो यह जाएगा जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद आरक्षित के रूप में रखना होता है। अगर हम बात करें नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास जमा राशि की एक निश्चित न्यूनतम राशि आरक्षित रखनी होती है। बैंक की कुल जमा राशियों की तुलना में जमा यानी डिपॉजिट में रखे जाने के लिए आवश्यक नकदी का प्रतिशत जो है वो रोकड़ आरक्षित अनुपात कहलाता है। कैश रिजर्व या तो बैंक की तिजोरी में जमा होता है या RBI को भेजा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहाँ किया गया। तो ये हो जाएगा तीसरा, अंजुमन इस्लामिया हाल पटना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा द्वारा किया गया। इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन हाल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत। ठीक, एक सेकंड देखो, जो कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र यानी कि हिंटरलैंड में सेवाएं मुहैया कराता है। कोलकाता बंदरगाह, इसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, भारत का एकमात्र नदी तट बंदरगाह है। यह हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है एवं भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह है। यह एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा नदी के ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल भीतरी इलाकों की सेवा करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। बिहार में किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। तो ये हो जाएगा पाइराइट। अगर हम बात करें तो बिहार में मिलने वाला प्रमुख खनिज पाइराइट है। पाइराइट लौह का सल्फाइड है जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। मुख्य रूप से यह रोहतास जिले में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बात करें, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP से संबंधित है। DPSP यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसने आयरलैंड यानी कि इसे स्पेनिश संविधान से अपनाया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि निष्पावन एवं थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं में अशुद्धियां रह जाती हैं तो इसे किस विधि से अलग किया जाता है। तो ये हो जाएगा वो चालन जो है। निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद यदि गेहूं जैसे फसलों में अशुद्धियां रह जाती है तो इसे चालन विधि से अलग करते हैं। चालन का अर्थ चालना है, जो जालीदार छोटी बड़ी
छलनी झरनी से किया जाता है, जिससे अवांछित कण छन कर निकल जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि शीशे पर फूंक मारने से शीशा धुंधला हो जाता है। तो ये हो जाएगा, क्यों हो जाता है? क्योंकि गर्म हवा ठंडे शीशे से टकराकर नमी उत्पन्न करती है। शीशे पर फूंक मारने से शीशा धुंधला हो जाता है, क्योंकि गर्म हवा जो जलवाष्प होती है वो शीशे से टकराकर आर्द्रता उत्पन्न कर देती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रोगियों को ग्लूकोज विलयन दिया जाता है, इस संदर्भ में गलत तथ्य है। तो ये हो जाएगा, इसे बाद में प्रयोग के उद्देश्य से शरीर में सुरक्षित रखा जा सकता है। ये जो है क्या है? गलत तथ्य है। ये है हमें तुरंत ऊर्जा देता है, सही है। तो अगर हम देखें कि ग्लूकोज का घोल रोगियों को तुरंत ऊर्जा यानी कि इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए स्वस्थ होने में सहायक होता है। क्या होता है? फलतः स्वस्थ होने में सहायक होता है। ORS का घोल इसका बेहतर उदाहरण है। उल्टी दस्त के समय शरीर से जल का निष्कासन जो है वो मलोत्सर्ग द्वारा तीव्र गति से हो जाता है, जिसका उपचार या ग्लूकोज का घोल जो है देकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारी दादी माँ जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, उसे अपने दैनिक जीवन में खनिज पदार्थों में किसका सेवन करना चाहिए? तो ये हो जाएगा किसका? कैल्शियम। देखो, जोड़ों के दर्द की शिकायत बड़े लोगों को कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए अनिवार्य खनिज पदार्थ है। दूध, अंडा आदि पदार्थ कैल्शियम के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला है कि कृषि उत्पादन में सीड ड्रिल के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो ये हो जाएगा, बीजों को मृदा में एकसार तरीके से बोना। बीजों को खेतिहर मृदा में एक समान तरीके से बोने वाले यंत्र को इस जो है सीड ड्रिल कहते हैं। क्यारीनुमा खेत में बीजों को डालने की विधि ड्रिलिंग कहलाती है। अच्छी तरह से तैयार मिट्टी को क्यारीनुमा बनाकर बीज डालने से उन्हें उगने पनपने की संभावना बढ़ जाती है। सीड ड्रिलिंग हरित क्रांति जनित कृषि के मशीनीकरण की देन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि जो है प्लास्टिक जल्दी विघटित नहीं होती है। देखो, प्लास्टिक की थैली जल्दी नष्ट व विघटित नहीं होती है, इसलिए सरकार ने सिंगल यूज वाले प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु कचरा बॉक्स जो है संस्थापन अभियान चलाया तथा और कानून बनाकर लोगों की समझ को सतर्क किया गया। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सब्जी वाला सब्जियों पर निरंतर जल का छिड़काव करता है, क्योंकि वो ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि सब्जियों में उपस्थित जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी समूह सीमा का निर्धारण करती है? तो ये हो जाएगा, पहले इसको देखो, ये है वाष्पीकरण वाला क्वेश्चन का। अगर हम इसकी बात करें तो सब्जियों में उपस्थित जल से वाष्पीकरण प्रक्रिया को धीमा करने हेतु विक्रेता फल व सब्जियों पर जल छिड़काव करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये खाद्य पदार्थ ताज़े बने रहते हैं और ताज़े भी दिखते हैं। फलतः इनमें जो है पोषक तत्व भी विद्यमान रहता है। जल की उपस्थिति के कारण ही सब्जियों में वजन होता है। फिर अगला है कि लास्ट 20वां है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी समूह सीमा का जो है निर्माण करती है? तो ये हो जाएगा कौन सा? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है यूपी बिहार की सीमा बनाती है। तो ये था हमारा आज का लास्ट, जितना भी किरण पब्लिकेशन का मतलब मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट दिया था वो सब हमने सॉल्व करा दिया। 1 से लेके 15 तक मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट था, और जो है उसमें जितने भी पिछले ईयर के पेपर आए थे वो भी मैंने पहले ही वीडियो में करवा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है आप देख सकते हैं। और आपको मैं कुछ ही जल्दी उपाय करूँगी, मैं किसी के घर देखूँगी, पढ़ने जाऊँगी, और ताकि शोरगुल कम हो सके। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे वीडियो बने रहिए, और जो चीज़ें आपको चाहिए वो कमेंट करके बताइए कि मतलब हम क्या चीज़ अब पढ़ाएं। और दूसरी बात कि जो हमारे अंदर कमी या अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो भी, और अगर
मतलब जैसे कि जो भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। चाहे अब मतलब कमी, हर इंसान के अंदर कमी और अच्छाई होती है, तो अगर अच्छाई है तो वो भी बताएं और कमी है तो वो भी बताएं। तो आज ये लास्ट था, क्योंकि इसमें 15 प्रैक्टिस सेट था, वो मैंने पूरा, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम प्रेयर करते हैं भगवान जी से कि आप लोग अपनी मंजिल में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।